आज की इस ऑनलाइन क्लास में उपस्थित आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। आप ये ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आज की क्लास है हमारे क्लास 11th की है और सब्जेक्ट हमारा आज है बायोलॉजी। और इस बायोलॉजी के अंतर्गत हम किस टॉपिक का डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स है हमारे पास में पुष्पक्रम। यह चीज़ क्या है, तो इससे पहले आपके लिए थोड़ा सा मैं रिवीजन कर लेता हूँ। हमारा ये टॉपिक पुष्पक्रम पुष्प से संबंधित है। और जैसा कि हमने सबसे पहले पुष्पीय पादपों की आकार की पाठ के अंतर्गत सबसे पहले शुरुआत में हमने डिस्कस किया था कि पादप जो कि पुष्पीय पादप है उसको दो भागों में विभक्त करते हैं। कितने भाग हुए? दो भाग। एक भाग जो कि जड़ तंत्र कहलाता है और दूसरा भाग जमीन से ऊपर जिसमें पर्ण, शाखाएं और पुष्प पाए जाते हैं, फलों का निर्माण होता है, फल में बीज बनते हैं, उसको परोहोतंत्र नाम देते हैं। परोहोतंत्र। जबकि भूभाग के अंतर्गत जमीन के अंदर धसे हुए भाग को क्या नाम देते हैं? मूल तंत्र। आकार की या पादप आकार की वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादप भाग की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं हम, तो ये जो मॉर्फोलॉजी है वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या बाह्य आकार की कहलाती है कि ये किस प्रकार की बनी हुई है। जैसा कि हमने पाठ के शुरुआत में पढ़ा था, मूल तंत्र कैसा होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसमें कौन से प्रकार के रूपांतरण होते हैं, इस मूल तंत्र का कार्य क्या, ये हमने पढ़ा था मूल के अंतर्गत। उसके बाद में परोतंत्र का पहला भाग पढ़ा था स्तंभ। मूल तंत्र की तरह स्तंभ के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। फिर पर्ण के बारे में भी डिस्कस किया कि कहाँ पे लगी हुई होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, पर्ण फलक कैसा होता है, कोर कैसा होता है, पर्ण के अंतर्गत पढ़ा। परोतंत्र का अगला भाग जो आकार के अंतर्गत पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? पुष्प। जैसा कि आप जानते हैं, आपने देखा भी होगा, बबूल के पुष्प जो कि हल्के पीले रंग के होते हैं, कैसे होते हैं? एक झुंड के रूप में होते हैं। बबूल के पर्ण पुष्प होते हैं वो पीले रंग के होते हैं और एक बेलनाकार आकृति के इतना सा लंबा भाग झुंड के रूप में पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से गुलाब का पुष्प है वो पर्ण के कक्ष से निकलता हुआ दिखाई देता है। ये गुलाब के पुष्प। अब जब बात बबूल की करते तो क्या उसमें पुष्प पाए जाते हैं? तो पुष्पीय पादप है तो पुष्प पाए जाएंगे, चाहे वो छोटे पुष्प हो या फिर बड़े पुष्प हो। क्योंकि बबूल के पुष्प का कोई विशेष रंग नहीं होता, विशेष सुगंध नहीं पाई जाती, इसलिए और छोटे आकार के होते हैं, अनाकर्षक होते हैं, इसलिए सौंदर्यात्मक महत्व नहीं है, इसलिए हम सामान्य तौर पर पुष्प को नहीं पढ़ रहे। जबकि गुलाब के अंतर्गत होता क्या है? आकर्षक होता है, उसके अंदर विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है, इसका चटकीला रंग होता है जो सुंदरता को बढ़ाता है, इसलिए सौंदर्यात्मक पादप भाग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो पुष्प का नाम लेते ही गुलाब का, चमेली का इत्यादि का नाम आ जाता है, बबूल के बारे में नहीं होता। लेकिन जब पुष्पीय पादपों के आकार की पढ़ते तो ये भी अपना उतना ही महत्व रखना है जितना गुलाब का पुष्प रखता है। दोनों ही एक पुष्पीय संरचना है। किसकी दृष्टि से? वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से। अब बबूल के इस पुष्प में बहुत सारे पुष्प लगे हुए हैं, जबकि गुलाब के अंतर्गत एकली होता है। इस संरचना को, किसको? पुष्प को पढ़ रहे थे, इसका पुष्प पढ़ो या इसका पढ़ो, बात एक ही हुई। लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि ये पुष्प पादप के कौन से भाग में लगे होते हैं। यदि वो एकल पुष्प के रूप में होगा तो क्या कहलाएगा, और वो समूह के रूप में है तो क्या कहलाएगा, इसके बारे में पढ़ना, इसके बारे में जानकारी हम जो प्राप्त करेंगे वो किस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे? वो करेंगे हम पुष्पक्रम के अंतर्गत। तो पुष्प को पढ़ने से पहले किसको पढ़ते? पुष्पक्रम क्या होता है, परिभाषा क्या चीज होती है। देखिए इसकी, पुष्पावली वृंत पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे उसको इनफ्लोरेसेंस।
पुष्पदंड क्या हुआ? ये स्तंभ है, इस स्तंभ से ये पान निकली हुई होती है इस प्रकार की। इस पान के कक्ष से एक दंडवत संरचना निकलती है जिसके शीर्ष भाग पर एक पुष्प लगा हुआ हो सकता है अथवा एक से अधिक पुष्प भी विकसित हो सकते हैं। तो पुष्प जिस दंडनुमा संरचना पे लगे हुए हैं वो उसका पुष्पदंड, पुष्पाक्ष या पुष्पावली वृंत कहलाता है। इस पुष्पदंड पर जैसे ये एक पुष्पदंड है, अब इस पे एक मान लेते हैं पुष्प ये लगा हुआ होता है, एक ये लगा होता है, एक ये लगा होता है, एक ये, इस प्रकार का एक निश्चित क्रम पाया जाए तो हम इस क्रम को, इस सीरियल कंडीशन को पुष्प क्रम के नाम से जानते हैं। ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि पुष्प क्रम क्या होता है, किसको कहते हैं। कई पादपों में इन पुष्प क्रम की संरचना बिल्कुल अलग अलग पड़ती है, अलग अलग दिखाई देती है, इसलिए हमें इस पुष्प क्रम को पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो आज हम इस टॉपिक के माध्यम से पुष्प क्रम के पहले भाग के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, पुष्प क्रम कितने प्रकार का होता है, उससे संबंधित विशेष संरचना क्या होती है। अगले भाग के अंतर्गत जो पुष्प क्रम के प्रकार है, जैसे 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, उनको एक एक प्रकार को पढ़ेंगे। फिर उसके नेक्स्ट भाग में दूसरे प्रकार को, नेक्स्ट भाग में तीसरे प्रकार को। पूरे एक टॉपिक को छोटे छोटे भागों में बांटने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि ये संरचनाएं लगभग एक दूसरे के सिमिलर होती है, एक दूसरे के समान होती है। उसको हम आसानी से और उदाहरण सहित समझे तो उसको छोटे छोटे टॉपिक में बांट करके यदि पढ़ा जाए तो मेरे हिसाब से सबसे बेटर होता है, उसको बढ़िया तरीके से हम समझ सकते हैं। तो इस पहले भाग में हम केवल और केवल क्या पढ़ेंगे, पुष्पक्रम होते हैं क्या और कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले आगे इसकी परिभाषा, पुष्पक्रम किसको कहते हैं। इस पुष्पक्रम के इस दंडनुमा संरचना को किस नाम से जानते हैं? पुष्पावली वृंत, पुष्पाक्ष और पुष्पदंड के नाम से। सामान्यतः अधिकांश किताबों में पुष्पक्रम से संबंधित यदि कोई या दंड से संबंधित कोई शब्द यूज होता है तो वो होता है पुष्पदंड या फिर पुष्पावली वृंत। पुष्पाक्ष बहुत कम यूज होता है। अब जहाँ पे पुष्पक्रम विकसित होते हैं वो या तो होते हैं शाखाओं पर या पर्ण के कक्ष से, लेकिन कभी कभी वो मूलज पर्ण के मध्य से निकलती है। मूलज पर्ण क्या होते हैं? मूलज, तो जब हमने पर्ण की संरचना पढ़ी थी, उत्पत्ति के आधार पर पर्ण 3 प्रकार की है, या हम उसको स्थिति के आधार पर कह सकते हैं कि स्थिति के आधार पर पर्ण 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मूलज, स्तंभिक और शाखीय, 3 प्रकार की हुई। मूलज किस में पाई जाती थी? उदाहरण के रूप में पढ़ा था, मूली है, गाजर है। तो ऐसी पर्ण को मूलज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन पादपों में स्तंभ पूर्ण रूप से हार्षित होता है या अल्प विकसित होता है, और अल्प विकसित होने के कारण पर्ण मूल पे लगी हुई प्रतीत होती है। लगी हुई नहीं होती बल्कि लगी हुई प्रतीत होती है। ऐसी पर्ण को मूलज पर्ण कहते हैं। पढ़ा था गाजर के अंतर्गत, तो ये गाजर है, इसकी इस गाजर के अंदर ये मुख्य भाग कौन सा है? ये मूल कहलाता है। अब इस मूल के ऊपरी भाग में छोटी सी हार्षित संरचना पाई जाती थी, वो स्तंभ है, लेकिन वही कैसी हार्षित, बिल्कुल अल्प विकसित है, और इससे निकली हुई पर्ण यहाँ पे आपको निकलती हुई दिखाई देती है। तो ये पर्ण कहाँ पे लगी हुई है? मूल पे। तो ऐसी पर्ण को क्या नाम देते हैं? मूलज पर्ण कहते हैं। अब यदि पुष्पदंड जिसके पुष्प लगेंगे वो पुष्पदंड मूलज पर्ण से निकला हुआ होता है तो ऐसे पुष्पक्रम को स्केप नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? स्केप। अब किस में? जैसे गाजर में निकला, देखो मूली में, देखो मूली के अंदर लंबा सा एक दंडनुमा संरचना निकलेगा और यहाँ पे फिर फल पुष्प निकलेंगे। इसका मतलब ये जो संरचना बनी वो क्या बनी? पुष्पदंड बनी, और यहाँ पे पुष्प निकले हुए। तो इस पूरे पुष्पक्रम को किस नाम से जानेंगे? स्केप के नाम से जानेंगे। यदि जैसे पुष्पदंड है, ये लंबा भाग है, दंडनुमा संरचना जहाँ पर ये पुष्प लगे हुए हैं।
अब यदि ये पुष्पदंड इतना लंबा नहीं होकर के चपटा हो जाता है अथवा अग्रभाग से गोलाकार हो जाए तो पुष्प तो यहाँ लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, यहाँ भी पुष्प लगे हुए होंगे। तो ये पुष्प, सभी पुष्प एक दूसरे के पास में लगे हुए प्रतीत होते हैं, स्थित होते हैं। इस स्थिति में उस पुष्पदंड को पात्र अथवा रिसेप्टेकल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? या तो उसको नाम देंगे हम पात्र, और पात्र यदि नाम नहीं देते तो नाम देते हैं रिसेप्टेकल। ऐसा एक पुष्पक्रम में आएगा। आप ध्यान रखना कि इस संरचना को हम रिसेप्टेकल क्यों कहते हैं। अब जितने भी पुष्पक्रम होते हैं वो सामान्य तौर पर नग्न आंखों से दिखने वाले होते हैं। जितने भी हो, छोटे होंगे तो भी नग्न आंखों से दिखेंगे। तो छोटे पुष्पक्रम बहुत सा होते हैं, जैसे तुलसी के अंदर देखा होगा छोटे छोटे पुष्प लगे होते हैं और लंबा सा संरचना निकली होती है, वो इसकी पुष्पक्रम है। बबूल के अंदर निकलने वाली पुष्पक्रम है। खेजड़ी के अंदर इसी प्रकार की संरचना निकलती है, वो भी पुष्पक्रम है। मैं बार बार खेजड़ी, बबूल के इत्यादियों का उदाहरण इसीलिए लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर सामान्य तौर पर पुष्पीय संरचना को हम पुष्प के रूप में परिभाषित नहीं करते हैं, लेकिन वो संरचना पुष्प होती है। ठीक इसी प्रकार से एमोर्फोफिलस टाइटेनियम, एमोर्फोफिलस टाइटेनियम नामक पादप का पुष्पक्रम सबसे लंबा होता है। पुष्पक्रम कैसा हुआ? सबसे लंबा। इसके पात्र और पुष्पक्रम जो सबसे लंबा, ये तीन बिंदु इस पुष्पक्रम के विशेष बिंदु के रूप में जाने जाते हैं। इसका एग्जाम्पल या इसका उदाहरण आगे कहीं पर नहीं आएगा क्योंकि स्पेशल टाइप से कुछ अलग ही प्रकार के पाए जाते हैं। तो बात करते हैं कि पादपों में विशेष प्रकार से एंजियोस्पर्म में जो आवर्त बीज कहलाते हैं उनमें पुष्पक्रम कितने प्रकार के होते हैं? अलग अलग प्रकार के। तो एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाले पुष्पक्रम को हम 3 भागों में विभक्त करके पढ़ते हैं। कितने भाग हुए? 3 भाग। पहला जो पुष्पक्रम होता है उसको नाम देते हैं असीमाक्षी पुष्पक्रम। ऐसा पुष्पक्रम जिसमें पुष्पदंड की वृद्धि लगातार होती रहे, क्या नाम देंगे उसको? असीमाक्षी पुष्पक्रम। और जिसमें पुष्पदंड की लंबाई एक निश्चित समय के बाद में रुक जाती है, तो ऐसे पुष्पक्रम को कहते हैं ससीमाक्षी। ससीमाक्षी और असीमाक्षी। और तीसरे प्रकार के पुष्प होते हैं उसको नाम देते हैं विशेष प्रकार के पुष्पक्रम। विशेष क्योंकि इन पुष्पक्रमों की वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है, वृद्धि से कोई संबंधता इसकी है ही नहीं, और ये एक विशेष संरचना के निर्मित होने से पुष्पक्रम के रूप में परिभाषित होती है, इसलिए उसको नाम देते हैं विशेष क्रम। असीमाक्षी पुष्पक्रम को फिर 7 भागों में विभक्त किया गया, मुख्य रूप से 7। असीमाक्षी पुष्पक्रम, कणिश, कणिशिका, कैटकिन, स्पेडिक्स, समसिक और शत्रक। कुल कितने प्रकार के हुए? 7 प्रकार के। और एक 8वें प्रकार का और होता है, इसको नाम देते हैं मुंडक अथवा कैपिटुलम। तो कुल कितने प्रकार के हुए? 8 प्रकार के असीमाक्षी पुष्पक्रम पाए जाते हैं। इसमें थोड़ा सा और वेरिएशन आता है। क्या आता है? असीमाक्ष समूह के रूप में होता है तो उसको नाम देते हैं यौगिक असीमाक्ष। तो एक और बढ़ गया। कणिश यौगिक के रूप में है तो यौगिक कणिश। तो ठीक प्रत्येक भाग के स्पेडिक्स और कैटकिन को छोड़ करके इन सभी के अंतर्गत यौगिक समूह और पाए जाते हैं। इसीलिए यौगिक समशिखर, यौगिक शत्रक, यौगिक मुंडक इस प्रकार के या यौगिक असीमाक्ष प्रकार के पुष्पक्रम के थोड़े से वेरिएशन बढ़ जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितने होंगे? 8 प्रकार के। ससीमाक्षी पुष्पक्रम किसको में कौन कौन से हैं? एकल और शाखित। एक तो एकल और दूसरे हैं शाखित। शाखित फिर 3 प्रकार के, एकल शाखी, द्विशाखी और बहुशाखी।
विशेष प्रकार के पुष्पक्रम हाइपेंथोडियम, साइथियम और कोट चक्र। कितने प्रकार के हुए मुख्य रूप से? 1, 2 और 3। तो इस प्रकार से पुष्पक्रम को हम मुख्य रूप से 3 भागों के अंतर्गत विभक्त करके पढ़ते हैं। अब हमें इसके बाद में क्या पढ़ना है? प्रत्येक एक पुष्पक्रम के प्रकार की परिभाषा, उसमें से असीमाक्षिक परिभाषा, उसका एक डायग्राम और कौन से पादपों में ये पाया जाता है। तो हमारा ये टॉपिक थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा। तो प्रत्येक एक एक भाग को हम डिटेल के साथ में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की जीव विज्ञान के अनुसार केवल कितना दिया हुआ है परिभाषा? सामान्य पुष्पक्रम, पुष्पदंड, और ये कितने प्रकार के होते हैं? असीमाक्षी, ससीमाक्षी और विशेष प्रकार। केवल कितने हैं? 3 प्रकार। आगे ये दिया हुआ नहीं है। लेकिन उसी किताब के अंतर्गत आगे जब हम किन्हीं पादपों की संरचना पढ़ते हैं तब उसमें लिखा जाता है कि गेहूँ में कौन से प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, सूरजमुखी में कौन से प्रकार का पाया जाता है। और नीट के सिलेबस के अंतर्गत यदि आप एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं तो नीट का एग्ज़ाम दोगे तो नीट के सिलेबस में ये पूरा एग्जाम्पल और डायग्राम सहित है। तो हम उसी के संदर्भ में यदि बात करें तो 11th के साथ में हम थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ लें तो हमारा गोल है, हमारा जो एम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारी तैयारी दोनों हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 11th की भी हो जाएगी और नीट की एग्ज़ाम भी हो जाएगी। इसीलिए हम इस असीमाक्षी पुष्पक्रम को, ससीमाक्षी पुष्पक्रम को, विशेष प्रकार के पुष्प को 3 अलग अलग भागों में विभक्त करके इजीली डायग्राम बनाते हुए इसको समझेंगे। ये नेक्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे असीमाक्षी पुष्पक्रम क्या होता है। आप नोट्स बनाते जाइए, साथ साथ में वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद में परिभाषा लिखिए, ये पॉइंट लिखिए आप, उसके बाद में पुष्पक्रम के विभिन्न प्रकार के प्रकार लिखिए। तो लगभग आपके 1 पेज के सुंदर से नोट्स बन जाएंगे। जब कभी भी आपको इसके बारे में रिवीजन करना था आप तुरंत प्रभाव से एक एक चीज़ को देख सकते हैं। आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि असीमाक्षी में कौन से प्रकार के, ससीमाक्षी में कौन से और विशेष प्रकार के कौन से हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असीमाक्षी पुष्पक्रम के बारे में। थैंक यू, नमस्कार।